हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि जो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट है उसको एक्सपेरिमेंटली हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। डी ब्रोगली ने ये कहा था कि कोई भी जो पार्टिकल होता है उसके अंदर पार्टिकल नेचर तो होता ही होता है, साथ में उसके अंदर वेव नेचर भी होता है। इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए 1927 में दो साइंटिस्ट थे, डेविसन एंड जर्मर। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कराया। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट किस लिए किया गया? टू प्रूव द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और उन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट में कि जो भी एक्सरे थी, ठीक है, एक्सरे था, उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न निकल क्रिस्टल से ऑब्टेन किया। तो एक्सरे का डिफ्रैक्शन पैटर्न उन्होंने ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स का भी डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन किया सेम निकल क्रिस्टल के साथ। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो एक्सरेज का डिफ्रैक्शन पैटर्न के बिल्कुल सेम था। कि इलेक्ट्रॉन्स के केस में जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बना जब उनका डिफ्रैक्शन करवाया गया किससे, निकल क्रिस्टल से, तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन हुआ वो बिल्कुल सिमिलर था किसके, डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ द एक्सरेज। ठीक है, अब आपको ये पता है कि एक्सरेज के अंदर तो वेव करेक्टर हमें बिल्कुल पता ही है कि एक्सरेज आर वेव इन नेचर, एक्सरेज हैव वेव करेक्टरिस्टिक्स। तो एक्सरेज जैसा ही डिफ्रैक्शन पैटर्न किसके केस में बना, इलेक्ट्रॉन के केस में। अब एक्सरेज का वेव नेचर है तो इलेक्ट्रॉन्स का भी कैसा नेचर होना चाहिए, वेव नेचर। ठीक है, तो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस वाज सिमिलर टू द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ द एक्सरेज। सिंस एक्सरेज का जो वेव नेचर है वो तो कंफर्म्ड है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स का जो करेक्टर है वो भी कौन सा होना चाहिए, वेव करेक्टर। ठीक है, तो इसी डिफ्रैक्शन पैटर्न की वजह से डेविसन और जर्मर ये प्रूव कर पाए कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी कौन सा नेचर होता है, वेव नेचर होता है। ठीक है, क्योंकि एक्सरेज का डिफ्रैक्शन पैटर्न तो हमें पहले से ही पता था और ये पता था कि एक्सरेज के अंदर वेव नेचर होता है। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स का जो डिफ्रैक्शन कराया गया निकल क्रिस्टल के साथ, ठीक है, तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बना वो बिल्कुल किसके जैसा था, एक्सरेज के जैसा। ठीक है, तो इसीलिए ये कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी कौन सा नेचर होता है, वेव नेचर होता है। ठीक है, तो वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन को कंफर्म कर लिया गया किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। फिजिक्स में भी एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बाद आता है पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, when electrons strike on the zinc sulfide screen they produce spot of light, which is called scintillation, scintillation produced were localized this type of property this type of property of
localization is shown by particles, not by waves. Hence electrons also have particle character. इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो हैव पार्टिकल करेक्टर। क्या होता है बेटा कि जैसे ये हमारे पास एक जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन ले रखी है हमने, ये जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड जिसको ZnS बोलते हैं, ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे हैं और इसके ऊपर जब ये इलेक्ट्रॉन टकराता है तो इसके ऊपर ये एक ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे टकराएगा, यहाँ पे ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस होगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके टकराएगा तो यहाँ पे ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस्ड होगा, जिसको बोलते हैं सिंटिलेशन। सिंटिलेशन, ठीक है। और ये सिंटिलेशन कैसे होते हैं? लोकलाइज्ड होते हैं। लोकलाइज्ड का मतलब जिस जगह पे ये टकरा रहे हैं केवल उसी जगह पे हमारा ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस हो रहा है, एक लाइट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। इसको लाइट सिंटिलेशन बोलते हैं। लेकिन अगर ये वेव होता तो जिस जगह पे वेव टकराती उसका एक बड़े एरिया के अंदर ये सिंटिलेशन प्रोड्यूस होता, एक जगह के ऊपर प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। वेव अगर होती तो डिलोकलाइज सिंटिलेशन प्रोड्यूस होता, लेकिन लोकलाइज सिंटिलेशन प्रोड्यूस हुआ है और ये लोकलाइज होने का जो करेक्टर होता है वो पार्टिकल के अंदर होता है, वेव के अंदर नहीं होता। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर भी है। वेव नेचर हमें पता चला था डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से, और पार्टिकल नेचर हमें किससे पता चलता है? सिंटिलेशन से, कि जब इलेक्ट्रॉन्स को जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे स्ट्राइक करवाते हैं तो जो सिंटिलेशन प्रोड्यूस होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं, और लोकलाइज होने की जो प्रॉपर्टी है वो किसकी होती है? पार्टिकल्स की, नोट की वेव्स की, ठीक है। इसीलिए पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी। ये अब हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो डी ब्रोगली का जो कॉन्सेप्ट था वो प्रूव हो गया है, वेव नेचर भी प्रूव हो गया इलेक्ट्रॉन्स का और पार्टिकल नेचर भी, ठीक है। नेक्स्ट अभी करेंगे स्टूडेंट्स हम रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द पोटेंशियल अप्लाइड टू एक्सीलरेट इट। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन है। रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द पोटेंशियल अप्लाइड टू एक्सीलरेट इट, ठीक है। अभी ध्यान से देखते हैं बेटा, जैसे यहां पे ये हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके ऊपर हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने V पोटेंशियल डिफरेंस के मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर हमने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है। तो क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को इस पोटेंशियल डिफरेंस में रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। आपको पता है नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ मूव करेगा। अब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और ये मूव करेगा तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और डी ब्रोगली ने क्या कहा था, कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके अंदर वेव नेचर आ जाता है। पार्टिकल नेचर तो होता ही, उसके अंदर कौन सा नेचर और आ जाता है? वेव नेचर। अब ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो इसके अंदर जो वेव नेचर आया है तो उस वेव नेचर का कितनी वेवलेंथ होगी, उसके अंदर से जो वेव निकलेगी उसकी कितनी वेवलेंथ होगी,
ठीक है, वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। अगर बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो अब इलेक्ट्रॉन के अंदर से वेव करेक्टर और ज्यादा होगा तो उसकी वेवलेंथ बढ़ेगी या कम होगी, ये देखने के लिए अभी हम ये डेरिवेशन करेंगे, ये रिलेशनशिप देखेंगे कि वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द पोटेंशियल अप्लाइड टू एक्सीलरेट इट। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या क्या मानते हैं कि लेट द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज ई कूलम, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, ई कूलम है, और एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल कि कितने पोटेंशियल डिफरेंस में उसको रखा है, वी वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में रखा है। तो अब आपको पता है जब किसी भी एक चार्ज पार्टिकल को किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रखते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ई है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद आता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है हाफ एम वी स्क्वेयर से भी बताते हैं इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल भी होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर। एम इलेक्ट्रॉन का मास है, वी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, कितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला ये भी होता है और ये भी काइनेटिक एनर्जी है। अब ये दोनों काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, इसीलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दिया। और यहां से इस वेलोसिटी v का, ये स्मॉल v है, ये ध्यान रखना, ये स्मॉल v है और पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल V से दिखाया है। ठीक है, तो इस वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे, 2eVm और वोल अंडर रूट आ गया इसका। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई हमारी थर्ड। अब इस इक्वेशन को हम डी ब्रोगली की इक्वेशन में पुट कर देंगे और डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, और लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम और वी की वैल्यू ये हमने पुट कर दी इक्वेशन थर्ड से। अब इसको सोल्व करेंगे अब ये m अंदर जाएगा तो m स्क्वायर हो जाएगा और इस m से ये m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 2eVm। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशनशिप आ गया किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करने के लिए और उसकी वेवलेंथ। अब इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होगा, उसके अंदर वेव करेक्टर आएगा, उसमें से वेव्स निकलेंगी और उस वेव्स की कितनी वेवलेंथ होगी। ठीक है, उस वेवलेंथ के और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन हमारा आ गया है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ही वेवलेंथ कम होगी। वेवलेंथ कम होने का मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। एनर्जी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, Hc अपॉन लैम्बडा। एनर्जी इज इक्वल टू किसके होता है, H न्यू की वैल्यू क्या होती है, C अपॉन लैम्बडा। तो एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, Hc अपॉन लैम्बडा। ठीक है, लैम्बडा कम है तो एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो लैम्बडा कम है। ठीक है, तो इसी टाइप से जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी लैम्बडा उतना ही कम होगा। ये यहां से भी देख पा रहे हो, v की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब यहाँ पे h आपको पता है h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू ये होती है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अब इन सभी वैल्यूज को अगर इस इक्वेशन में फॉर्म में हम पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन, डायरेक्ट एक्सप्रेशन आ जाता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 25 वोल्ट। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे कि जितना भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है तो इस V की जगह कितना रख देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, और इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा वेवलेंथ आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये छोटा सा एक रिलेशनशिप आपको करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। नेक्स्ट अभी देखेंगे स्टूडेंट हम डी ब्रोगली इक्वेशन एंड बोर्स थ्योरी, इन दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो बोर ने क्या बताया था बच्चों
जब बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था तो बोर ने क्या बताया था कि जब अगर किसी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड ये ऑर्बिट है, कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड ये ऑर्बिट है, अगर उसमें मूव करते हुए रहना है, अगर इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट में कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हुए रहना है, तो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ये रेडियस आर, ठीक है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिट में मूव करते हुए रहना है तो उसका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होना चाहिए, n इंटू एच अपॉन 2 इस वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये बात किसने बताई थी, बोहर ने ये बात बताई थी, ठीक है। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ द ऑर्बिट, कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो ये n की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेकंड में कर रहा है तो n की वैल्यू 2, थर्ड में कर रहा है तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है, इस टाइप से। तो अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो बोहर ने ये जो पोस्टुलेट, ये जो स्टेटमेंट बताई थी, उसी स्टेटमेंट का हम डेरिवेशन करेंगे, कौन सी इक्वेशन का यूज करते हुए, डी ब्रोगली इक्वेशन का यूज करते हुए। तो अभी हम क्या देखते हैं कि मान लिया हमने एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऐसे ऑर्बिट में जिसकी रेडियस क्या है, r, ठीक है। और डी ब्रोगली क्या कहता है, अगर उस इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट में मूव करते हुए रहना है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में मूव करते हुए रहना है तो क्या होगा। अब इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसके अंदर कौन सा नेचर होना चाहिए, वेव नेचर, ठीक है। पार्टिकल तो है ही इलेक्ट्रॉन, साथ में उसका कौन सा नेचर भी होना चाहिए, वेव नेचर, कि इलेक्ट्रॉन अब ऑर्बिट में मूव करेगा तो किसकी फॉर्म में मूव करेगा, वेव की फॉर्म में। और कभी भी ये जो वेव होगी ये हमेशा फेज में होनी चाहिए, ये वेव कैसी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन को अगर इस ऑर्बिट में मूव करते हुए रहना है तो ये जो वेव बनेगी इलेक्ट्रॉन की इस टाइप से कंप्लीट बननी चाहिए, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीटली इन फेज वेव बोलते हैं इसको, जहां पे कहीं पे भी ब्रेक ना हो, ठीक है। तो इन फेज होनी चाहिए ये वेव। आउट ऑफ फेज का मतलब कि वेव के ये जो फेज है ये आपस में मतलब मैच नहीं कर रहे हैं, जैसे ये वेव है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं आउट ऑफ फेज वेव, कि ये वेव में ब्रेक हो गया है, यहाँ पे आउट ऑफ फेज चली गई है ये, ठीक है। तो डी ब्रोगली ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब किसी भी ऑर्बिट में मूव करता है तो उसके अंदर वेव नेचर होता है, और जो वेव नेचर होता है, जो वेव होगी वो कैसी होनी चाहिए, फेज में होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा कब पॉसिबल होगा, वेव कब होगी फेज में, अगर जो हमारा ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस ऑर्बिट का सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या है, जैसे ये ऑर्बिट है, ये बीच में न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, अगर इसकी रेडियस r है तो इसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2πr। तो डी ब्रोगली ने ये कहा कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को मूव करना है, अगर उस ऑर्बिट का सरकमफेरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है, तो ही वेव फेज में हो पाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन डी ब्रोगली ने बताई, डी ब्रोगली ने, ठीक है। तो इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया इस कंडीशन को, लेकिन हमें पता है कि डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है, लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, यहां से इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2πr इज इक्वल टू NH/mv, और इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा mvr इज इक्वल टू NH/2π। ये सेम बात किसने बताई थी, बोहर ने, ठीक है। और अगर लेकिन बोहर ने जब ये स्टेटमेंट दिया था, बोहर ने अपना ये जो एटॉमिक मॉडल दिया था, तो बोहर ने केवल पार्टिकल नेचर को कंसीडर किया था, ठीक है। लेकिन अब डी ब्रोगली जो इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर एज वेल एज
वेव नेचर दोनों को कंसीडर करता है, तो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए भी हम सेम बोहर के पोस्टुलेट को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्राइव द बोहर पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन। तो इस टाइप से आप ड्राइव कर सकते हो।